हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम फंक्शन ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हमारे 3 जो फंक्शन है वो पहले हो चुके हैं, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड मैंने आपको बताया था आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे स्टोरेज मैनेजमेंट की। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी स्टोरेज की बात होगी तब हम एग्जैक्टली बात कर रहे होंगे हार्ड डिस्क के बारे में, और मेमोरी का नाम आते ही आप सोचना कि हम रैम के ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो स्टोरेज मेमोरी में आपको ध्यान है कि हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। उस बड़े सारे स्पेस के अंदर जो फ्री स्पेस है, जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया, उसमें कोई डेटा रखा, आपको लगा वो यूटिलाइज नहीं आ रहा है तो आपने उसको डिलीट कर दिया। तो ऐसे जो बचे हुए जो स्पेस होते हैं, फ्री स्पेस का मैनेजमेंट कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे ही कोई स्पेस फ्री हुआ उसे वापस से अपनी मेन मेमोरी के अंदर इंक्लूड कर लेना, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर इंक्लूड कर लेना, ये काम कौन देखेगा? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज का एलोकेशन करना, किस जगह पे उसको स्टोरेज करना है, कौन से डेटा को कौन से वाली स्टोरेज लोकेशन पे हमें स्टोर करना है, इन सब को भी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पे कोई डेटा है और फिर बीच में स्पेस है और यहाँ पे कोई डेटा है, तो अगर कोई नई स्टोरेज की कमांड आती है तो हमें इस जगह पे स्टोर करना है या इस जगह पे, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये ध्यान कौन रखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है? डिस्क शेड्यूलिंग भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि शेड्यूलिंग के बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। वैसे ही डिस्क मैनेजमेंट में भी शेड्यूलिंग्स होती हैं, वो भी हम 4-5 हैं वो पढ़ेंगे जब डिस्क शेड्यूलिंग का टॉपिक लेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब हार्ड डिस्क का पूरा स्टोरेज एलोकेशन, डी एलोकेशन, फ्री स्पेस का मैनेजमेंट, सारा कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 5 पे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइल मैनेजमेंट करने की। इसमें किसी फाइल को बनाना और उसे डिलीट करना, या फिर कोई डायरेक्टरी को बनाना और उसे डिलीट करना। देखो डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे कोई आपने फोल्डर बनाया और वो फोल्डर एग्जैक्टली था कि इसमें सी में, सी डायरेक्टरी थी, उसमें से एक फ़ोल्डर बनाया, सी में आपने दूसरा फ़ोल्डर एक और बना लिया, देन उस फोल्डर में भी आपने ABC नाम से एक फ़ोल्डर, फिर दूसरा फ़ोल्डर, फिर तीसरा फ़ोल्डर। तो इस तरह से किसी भी डायरेक्टरी को बनाना और किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना। अब अगर अपने सी को पूरी को डिलीट करें तो ये पूरा डेटा जो है वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, है ना। ये मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप किसी फाइल का बैकअप लेना चाहते हो तो बैकअप लेने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ध्यान होना चाहिए कि वो जिस मेमोरी में बैकअप ले वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होनी चाहिए। देखो मेमोरी जो है वो हमने बात की थी रैम की, मतलब प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। लाइट जाते ही अगर किसी मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाए उसको हम बोलते हैं रैम, और ये फंक्शन जो होता है वो होता है वॉलेटाइल, मतलब लाइट जाते ही आपका डेटा पूरा डिलीट कर देना। और अगर कोई मेमोरी परमानेंट है तो उसको हम नॉन वॉलेटाइल भी बोल सकते हैं, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसमें रखे हुए डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते, या फिर लाइट जाने पे ये डेटा जो है वो सुरक्षित रहता है, डिलीट नहीं होता अपने आप। तो ऐसी मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल कहलाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना चाहिए कि बैकअप अगर वो किसी फाइल का ले तो बैकअप अपन क्यों लेते हैं? ताकि अपना डेटा अगर किसी भी एक्सीडेंटली कहीं से डिलीट हो जाए तो हम बैकअप से उस फाइल को वापस ले सकें। बैकअप हमेशा आपको नॉन वॉलेटाइल में करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। तो आपको पता है कि अपने जो सिस्टम होते हैं उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारा डेटा रखा हुआ होता है, और जो पूरा कंप्यूटर है उसे तो जो यूज़र एक्सेस करेगा वो यूज़र के ऊपर डिपेंड हो गया। तो कोई ऐसा यूज़र भी तो है जो उस डेटा को गलत तरीके से यूज़ कर सकता है, या वो उस इम्पॉर्टेंट डेटा को डिलीट कर दे, या उसको क्या करे, कहीं कॉपी करके अपने पास रख ले। ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है, कोई अटैक्स होते हैं, इनसे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, फाइल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो प्रोग्रामर होता है या फिर जिसका वो डेटा है उसने अगर उस फाइल के ऊपर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दिया
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि जैसे ही ये यूज़र इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक मैसेज दिखाए कि ये फाइल एक्सेस करने की परमिशन आपको नहीं है। और ऐसा एक मैसेज अपन को देखने को मिलता भी है कि या तो वो ये एक मैसेज दिखाता है कि ऑथेंटिकेट पर्सन ही इसको यूज़ कर सकता है, या फिर आप जो है सिस्टम के सिक्योर पासवर्ड लगाओगे, ऑथोराइज पर्सन अगर आप हो तभी आप इस फाइल को एक्सेस कर पाओगे। तो इन चीज़ों की ध्यान रखना, मतलब अगर फाइल पे प्रोटेक्शन लगा दी तो उस प्रोटेक्शन को फॉलो करना, उस फाइल को बिना प्रोटेक्शन के ही ओपन नहीं करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये बहुत सारी जगह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। नंबर 7 पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बात की थी सबसे स्टार्टिंग में, इसको हमने अच्छे से पढ़ा था कि GUI और CUI इंटरफेस ये प्रोवाइड करवाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा उसे प्रोग्रामर ने बनाया है वो उस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से यूज़र को दे पाए। अगर ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस है तो यूज़र के हर क्लिक के ऊपर, यूज़र के हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो रिस्पॉन्स दे, अच्छे से अपना काम करे, अच्छे से मेमोरी का मैनेजमेंट करे ताकि यूज़र का सिस्टम हैंग नहीं हो। और दूसरी बात करें CUI की, तो CUI में भी जल्दी से जल्दी वो यूज़र के इंस्ट्रक्शंस को पूरा कर सके, जो यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं उन फाइल को ओपन कर सके। इस तरह का इंटरफेस भी कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी का लास्ट टॉपिक है कि नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करवाता है। और ये वर्ड मैंने स्पेशली इसीलिए लिया है कि एक बहुत ही फेमिलियर सा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो नेटवर्किंग हम देखते क्या करते हैं, सोचते हैं कि नेटवर्किंग तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, बट ये नेटवर्किंग किसी और टर्म्स में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़े थे, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम जो सेंट्रल के अंदर फिक्स है, इसमें अपना खुद का CPU भी काम कर रहा है, यहाँ पे मेमोरी भी काम कर रही है, इस जगह पे अपना एक प्रिंटर भी है। तो इस कंप्यूटर को काफ़ी सारे यूज़र जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह के आर्किटेक्चर की अपन ने बात की थी अगर आपको याद है, और इसे हमने बोला था मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, उनको भी अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे यूनिक्स होता है, लाइनेक्स होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं, जहाँ पे अपने को एक ऐसा सिक्योर सिस्टम चाहिए भी, काफ़ी सारे यूज़र हैं वो एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, तो अच्छे से हैंडल हो सके, बहुत ही सिक्योर सिस्टम हो। ऐसी जगह पे हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। भाई विंडोज़ का या फिर अपने बात करें कि मैक OS का, उन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करते। इनके अंदर फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारे यूज़र इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस जगह आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कंप्यूटर होगा इसमें एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जैसे यूनिक्स और लाइनेक्स, और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बनी हुई नेटवर्किंग, मतलब ये जो इसने एक नेटवर्क बनाया है ना, इस एक कंप्यूटर का 2-3 और भी बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। इन सब कंप्यूटर के बीच में डेटा को शेयर करना, रिसोर्स को शेयर करना, रिसोर्स इन द सेंस कि मेमोरी शेयर करना। भाई एक ही मेमोरी थी, उसको ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है। एक CPU था, उसको ये भी यूज़ कर रहा है, ये सब कंप्यूटर भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो रिसोर्स को भी शेयर करना और इसके अंदर रखे हुए डेटा को भी आपस में शेयर करना। शेयर कैसे करेंगे? जब वो एक नेटवर्क को बनाएगा। इस तरह के नेटवर्क को भी हैंडल कौन करता है? ये जो यूनिक्स और लाइनेक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये इस नेटवर्किंग को भी हैंडल करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो नेटवर्किंग को भी हैंडल करे। विंडोज़ का एक स्पेशली सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कि विंडोज सर्वर, इस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और एक विंडोज़ का आपने सुना होगा एंटी करके भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरह की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के सिस्टम है।
यूनिक्स और लाइनक्स की हमने बात की थी। ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड यूज़र इंटरफेस टाइप के ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना। और ये पूरी फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है, आप यहाँ तक का रिवीजन करना। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगे, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।